वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीरीज जिसमें हम क्लास 10th की बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म यानी कि हिंदी में संघवाद को स्टडी करने जा रहे हैं। अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आपके देश में गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पे है, अगर आपकी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट लेवल पे है, डिफरेंट लेवल पे होने का मतलब है कि अगर आपके देश में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है या इसके अलावा दूसरी गवर्नमेंट्स भी हैं, तो इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट का डिफरेंट लेवल्स पे होना। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके देश में गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पे है और इन डिफरेंट लेवल पे जो गवर्नमेंट है उनके बीच अगर हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट की कुछ पावर इनके पास है, इनके पास है, और अगर तीसरे लेवल पे गवर्नमेंट है तो उनके भी पास है, इसी कॉन्सेप्ट को पॉलिटिकल साइंस में, सिविक्स में फेडरलिज्म के नाम से जाना जाता है। यानी कि फेडरलिज्म जो हमारा चैप्टर है ये बेसिकली एक्सक्यूज मी, यानी कि फेडरलिज्म जो ये हमारा चैप्टर है वो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि अगर आपके देश में सरकारें डिफरेंट लेवल पे हैं तो उनके बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? फेडरलिज्म। यानी कि इसकी मीनिंग क्या बनी? इसकी मीनिंग, इसका अर्थ सिंपल सा बना, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हिंदी में इसे संघवाद कहते हैं और संघवाद का अर्थ क्या बना? विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा। इसी कॉन्सेप्ट को प्यारे बच्चों संघवाद कहा जाता है और इसी कॉन्सेप्ट पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है जिसमें हम फेडरलिज्म के अलग अलग डायमेंशंस को समझेंगे। एक बेटर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आइए दो एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं ताकि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आपको बेटर तरीके से क्लियर हो। यहां पे हमने दो देशों के एग्जांपल लिए, कंट्री ए एंड कंट्री बी। दोनों देशों में सरकारें हैं और दोनों देशों में गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पे, यानी कि यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड सेम कंट्री बी में भी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन एक डिफरेंस क्रिएट करा है, वो ये है कि भाई यहाँ पे जो पावर है वो डिवाइड हो रही है किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में। लेकिन यहां पे सारी पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी शक्ति, कोई भी पावर नहीं है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन फेडरल होगा और कौन फेडरल नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जहां पावर का डिवीजन गवर्नमेंट्स के बीच दिखे उसी को हम फेडरल कंट्री कहते हैं। तो यानी कि प्यारे बच्चों, ये जो कंट्री ए है ये एक फेडरल कंट्री है। ठीक, ये क्या है? एक फेडरल कंट्री, यानी कि संघवाद को मानने वाला देश है। लेकिन अगर आप कंट्री बी को देखो तो यहां पे किसी तरीके का कोई पावर डिवीजन हो नहीं रहा, यानी कि यहां पे फेडरलिज्म नहीं है। अब जो देश फेडरलिज्म को मानते हैं वो तो फेडरल कंट्री है, लेकिन जो देश फेडरलिज्म को नहीं मानता वो किस सिस्टम को मानता है? तो बेटा, जो देश फेडरलिज्म को नहीं मानता वो मानता है यूनिटरी सिस्टम को। और यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है? इसे हिंदी में एकात्मक व्यवस्था कहा जाता है। और इस एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। तो जो देश फेडरलिज्म को नहीं मानता वो एकात्मक व्यवस्था को मानता है, यूनिटरी सिस्टम को मानता है, जिसमें सारी पावर किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होती। बहुत सारे यूनिटरी सिस्टम को मानने वाले देशों में तो स्टेट ही नहीं होते। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रिटेन में कितने स्टेट है, ऑप्शन 1 2 3 4, सारे ऑप्शन गलत हैं। ब्रिटेन में तो कोई स्टेट ही नहीं होता, इसलिए क्योंकि ब्रिटेन यूनिटरी सिस्टम को मानता है और यूनिटरी सिस्टम के तहत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। अगर आपके देश में स्टेट गवर्नमेंट है भी तो भी यूनिटरी सिस्टम वाले देश में स्टेट गवर्नमेंट होने के बावजूद इसको कोई पावर नहीं मिलती। लेकिन फेडरलिज्म में पावर का प्रॉपर डिवीजन होता है। और यहां से आपके एग्जाम में एक 5 मार्कर क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है कि क्या डिफरेंस है फेडरल सिस्टम में एंड यूनिटरी सिस्टम में। संघवादी व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में अंतर बताएं। तो आइए इनके बीच के डिफरेंस को जानने की कोशिश करते हैं। अब हम डिफरेंस के थ्रू फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम के पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, राइट? हमने फेडरलिज्म के सबसे कॉमन फीचर को पढ़ा कि जो देश फेडरल सिस्टम को मानेगा वहां पे क्या होगा? डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि वहां पे गवर्नमेंट्स के बीच शक्तियों का बंटवारा होगा। लेकिन अगर हम यूनिटरी सिस्टम को देखें तो यूनिटरी सिस्टम का जो बेसिक फीचर है वहां पे हम क्या देखते हैं? नो डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का बंटवारा नहीं होता। तो ये पहला बेसिक सा डिफरेंस जो अभी तक हमने कवर अप करा। अगर हम फेडरलिज्म के दूसरे फीचर्स को देखें तो बेटा, फेडरलिज्म में जो भी देश होते हैं वहां पे 2 या 2 से ज्यादा लेवल पे आपको गवर्नमेंट देखने को मिलती है। 2 और मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि पावर डिवाइड होगी तो गवर्नमेंट्स के बीच ही तो होगी। तो डिवीजन के लिए गवर्नमेंट का 2 या 2 से ज्यादा लेवल पे होना जरूरी होता है। वहीं अगर हम यूनिटरी सिस्टम के फीचर्स को देखें तो यहां पे
जो देश यूनिटरी सिस्टम को मानता है, जो देश एकात्मक व्यवस्था को मानता है, वहां पे एक ही लेवल पे गवर्नमेंट होती है, एक स्तरीय सरकारों की अधिकता देखने को मिलती है। ऐसा हो सकता है कि यूनिटरी सिस्टम वाले देश में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट हो। अगर ऐसा है तो भी यहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होती, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो मोस्टली वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि यहां पे अधिकांश देशों में, मोस्ट ऑफ कंट्रीज में ऐसा ही पाया जाता है यूनिटरी सिस्टम वाले कंट्री में, कि यहां पे एक ही लेवल पे गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है। अगर हम दूसरे पॉइंट्स पे चलें, तो क्योंकि फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है, इसलिए दोनों एक दूसरे से ऊपर या एक दूसरे से कमतर, दोनों एक दूसरे से सुपीरियर या सबऑर्डिनेट की कंडीशन में नहीं होती, दोनों एक दूसरे से सेपरेट होती है और देश को चलाने के लिए एक साथ काम करती है। दोनों के स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, दोनों के एक स्पेसिफिक क्षेत्राधिकार होते हैं। तो सेकंड पॉइंट है, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती, दोनों का सेपरेट ज्यूरिडिक्शन है, दोनों का अलग अलग काम करने का दायरा है, क्षेत्र है, जिसमें दोनों अपने अपने कार्यों को पूरा करते हैं, संपन्न करते हैं। लेकिन अगर हम यूनिटरी सिस्टम में देखें तो बेटा, अगर यहां पे स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट रहेगी। भाई जिसके पास पावर नहीं है वो किसके सबऑर्डिनेट रहेगा? जिसके पास पावर है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास यूनिटरी सिस्टम में कोई पावर नहीं होती, इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सबऑर्डिनेट होती है किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। यहां राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन होती है। अगर हम तीसरे डिफरेंस के पॉइंट को कवर करें फेडरल सिस्टम में, तो हम ये देखते हैं कि यहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर फेडरलिज्म में पावर का डिवीजन होगा तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि भाई मेरी पावर ज्यादा, मेरी पावर ज्यादा। तो पावर को ठीक से स्पेसिफाई करना जरूरी है कि कितनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गई, कितनी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास गई, और पावर को लेके कॉन्फ्लिक्ट ना हो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। इसलिए यहां पे एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक लिखित संविधान होता है, जिसमें साफ और स्पष्ट शब्दों में लिख दिया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर है एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर है। अगर हम यूनिटरी सिस्टम को देखें तो यूनिटरी सिस्टम वाले देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, देखिए वो रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में यहां पे देखा गया कि यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हैं? अनरिटन है। जैसे ब्रिटेन, यूनिटरी सिस्टम का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ब्रिटेन, और फेडरल सिस्टम का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है अमेरिका, राइट? इंडिया दोनों के बीच में लाई करता है। इंडिया को हम कोसी फेडरल कहते हैं। इंडिया बहुत ज्यादा फेडरल है, लेकिन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, तो इंडिया को कोसी फेडरल यानी कि अर्ध संघात्मक कहा जाता है। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अभी बेसिक से हमने 3 पॉइंट देखे, कुछ पॉइंट्स को और स्टडी करते हैं। अगर हम दूसरे डिफरेंस की बात करें तो फेडरल सिस्टम में क्योंकि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पावर का डिवीजन होता है, तो यहां पे डिस्प्यूट होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। तो इन केस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो इन डिस्प्यूट्स के लिए पीसफुल सॉल्यूशन के लिए प्यारे बच्चों हम क्या देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था होती है, सर्वोच्च न्यायालय का सिस्टम बना होता है। फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो उस डिस्प्यूट के पीसफुल सॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है, जो इनके डिस्प्यूट को पीसफुली देखता है और एक पीसफुल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यूनिटरी सिस्टम में भी सुप्रीम कोर्ट होते हैं, लेकिन फेडरल सिस्टम वाले देश के सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं कंपैरेटिव टू यहां के सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा अगर फेडरल कंट्री में सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि आय के स्रोत है, भाई सरकार के पास आय कहां से आती है? टैक्सेस से। तो यहां पे गवर्नमेंट के पास इक्वल पैसे आते रहे, सर्टेन अमाउंट में पैसे लिमिट आते रहे, ताकि वो अपने कामों को ठीक से कर पाए। तो इसलिए सोर्स ऑफ इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच। कुछ टैक्स से डायरेक्ट इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, कुछ टैक्सेस से डायरेक्ट इनकम स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। लेकिन यूनिटरी सिस्टम में क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर, स्टेट गवर्नमेंट है या नहीं है उनके पास पावर नहीं होती, अगर है तो भी उनके पास पावर नहीं होती। इसलिए सोर्स ऑफ इनकम यानी कि जो आय के स्रोत होते हैं, इसको कौन कंट्रोल करता है? तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, यानी कि आय के स्रोतों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हमें देखने को मिलता है। किसी देश के संविधान में कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं अमेंडमेंट, राइट? अगर आपकी कोई कंट्री फेडरल सिस्टम को मानती है, यानी कि फेडरल कंट्री है, तो
और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है। प्यारे बच्चों, कोई भी फेडरल कंट्री अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करती है तो वहां पे हम क्या देखते हैं, कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन एक फेडरल कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से पहले हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट को लेती है। हिंदी में, अगर आपका देश संघवाद को मानता है तो आपके देश में केंद्र सरकार संविधान में संशोधन करने से पहले राज्य की अनुमति लेगी, राज्य की सहमति लेगी। बिना स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती। लेकिन यूनिटरी सिस्टम में क्योंकि सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हाथ में है, स्टेट गवर्नमेंट है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। वो स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने दम पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, स्टेट कंसेंट दे ना दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर। आइए विद इन अ सेकंड क्विक रिवाइज करते हैं फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम के डिफरेंसेस को जो अभी तक हमने पढ़े। काफी सिंपल है। फेडरल सिस्टम में दो या दो से ज्यादा लेवल पे गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी सिस्टम में मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। कुछ कुछ देशों में हमें स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिल भी सकती है, लेकिन ज्यादातर यूनिटरी कंट्रीज में सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती। ठीक है। दूसरा, फेडरल सिस्टम की जो मेन फीचर है वो ये है कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर होता है, एंड यूनिटरी सिस्टम का मेन फीचर क्या है कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता। भाई सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पावर किसके साथ बांटेगी, राइट? लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों हैं तो भी सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही रहती है, डिवीजन ऑफ पावर यहां पर नहीं होता। तीसरा पॉइंट, यहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, भाई पावर डिवाइड होगी और डिस्प्यूट ना हो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से स्पेसिफाई किया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर है। यानी कि यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पे भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन ज्यादातर यूनिटरी सिस्टम वाली कंट्रीज में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखा गया है। अगर फिर भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद यहाँ पे अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में, तो प्यारे बच्चों यहाँ की सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल है। यहाँ पे पावरफुल सुप्रीम कोर्ट होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल नहीं होती, सेंट्रल गवर्नमेंट ही ज्यादा पावरफुल होती है और वो जो चाहती है वही होता है। इसके अलावा भाई सरकार को काम करने के लिए पैसा चाहिए। यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इनकम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, टैक्सेस से जो आता है पैसा, वो डिवाइड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सारे टैक्सेस को अपने कंट्रोल में रखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारा पैसा आता है, इसकी मर्जी स्टेट गवर्नमेंट को दे या फिर ना दे। यहाँ पे अलग अलग टैक्सेस के इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है, अगर फेडरल सिस्टम वाले देश में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है, तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट को लेना बहुत जरूरी है। बिना इसके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान में परिवर्तन, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं होगा। लेकिन यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से कोई कंसेंट लेने की जरूरत नहीं, वो अपने दम पे अकेले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, यानी कि संविधान में परिवर्तन कर सकती है। एंड द लास्ट एग्जांपल, फेडरल सिस्टम का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है अमेरिका, एंड एकात्मक व्यवस्था यानी कि यूनिटरी सिस्टम का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ब्रिटेन। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इस पे बड़ा क्वेश्चन आता है। आगे के टॉपिक्स को कवर करें इससे पहले आपको एक छोटी सी बात और समझनी पड़ेगी। इंडिया में भी फेडरलिज्म है, लेकिन इंडिया का फेडरलिज्म यूनिक है, और इसलिए इंडिया में जो फेडरलिज्म है यानी कि प्यारे बच्चों भारत में जो हमें संघवाद देखने को मिलता है, उसे कुछ विद्वान, उसे कुछ स्कॉलर कोसी फेडरल कहते हैं। भारत के संघवाद को, भारत में जो फेडरल सिस्टम है उसको बहुत सारे स्कॉलर एक नाम देते हैं और वो ये नाम है कोसी फेडरल, राइट? हिंदी में हम इसे कहते हैं अर्ध संघात्मक। देखिए कोसी वर्ड का मतलब होता है हाफ फेडरल, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हाफ फेडरल है हाफ यूनिटरी है। यहाँ पे कोसी फेडरल का मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फेडरल फीचर्स भी मिलेंगे, हमारे संविधान में आपको संघवाद की विशेषताएं भी मिलेंगी, और इसके अलावा आपको कुछ यूनिटरी फीचर्स भी मिलेंगी, कुछ एकात्मक विशेषताएं भी मिलेंगी। लेकिन ज्यादातर विशेषताएं संघवाद की हैं और कुछ एक विशेषताएं यूनिटरी सिस्टम एकात्मक व्यवस्था की है, इसलिए हम कोसी फेडरल हैं, हाफ फेडरल है। आपके दिमाग में आया होगा ना, हाफ फेडरल है तो हाफ यूनिटरी भी तो हुए, तो हम हाफ यूनिटरी क्यों नहीं कह रहे? उसका रीजन यही है क्योंकि हम फेडरल ज्यादा हैं और यूनिटरी कम है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इंडिया में फेडरलिज्म है, आप बोलेंगे हाँ।
कोई पूछे कि क्या इंडिया पूरी तरीके से फेडरल कंट्री है, तो आप बोलेंगे नहीं, इंडिया में फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स दोनों मिलते हैं, लेकिन फेडरल फीचर्स ज्यादा हैं, इसलिए इंडिया की फेडरलिज्म को हम क्या कहते हैं, कोसी फेडरल, यानी कि अर्ध संघात्मक। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको इंडिया के फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में पता होना चाहिए था, जिससे आपको आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडियाज फेडरलिज्म, यानी कि भारतीय संघवाद की विशेषताएं। अभी हमने समझा कि इंडिया में फेडरल और यूनिटरी फीचर्स दोनों हैं, लेकिन फेडरल फीचर्स ज्यादा हैं, इसलिए इंडिया को क्वासी फेडरल यानी कि अर्ध संघात्मक कहते हैं। तो इंडिया में फेडरलिज्म के कौन कौन से फीचर्स है उसको समझना है। तो देखिए, पहला फीचर यह है 3 टायर गवर्नमेंट, यानी कि 3 स्तरीय सरकार। फेडरलिज्म का पहला फीचर याद कीजिए, हमने ये पढ़ा था कि देश में 2 या 2 से ज्यादा लेवल पे गवर्नमेंट होती है, और इंडिया में हमें क्या देखने को मिलता है, 3 टायर गवर्नमेंट। यहाँ पे टायर का मतलब लेवल होता है, ठीक है, इसे टियर भी प्रोनाउंस किया जाता है। 3 टियर गवर्नमेंट यानी कि 3 स्तरीय सरकार। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, दूसरे नंबर पे स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, और तीसरे नंबर पे लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार। इसका हेड पीएम होता है, स्टेट गवर्नमेंट का हेड सीएम होता है, और लोकल गवर्नमेंट का हेड गांव में पंचायत का मुखिया, और शहरों में म्युनिसिपैलिटीज का जो अध्यक्ष होता है वो होता है। फिर सेकंड फीचर हम बात करते हैं इंडियन फेडरलिज्म की, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर तो फेडरलिज्म का मेन फीचर है। शक्तियों का बंटवारा जो है वो संघवाद की सबसे प्रमुख विशेषता है। तो इंडिया में ये जो 3 लेवल पे सरकारें हैं, हम ब्रॉडली 2 की बात करेंगे कि इनके बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो इंडिया में सरकारों के बीच पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, गवर्नमेंट्स के बीच शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 टाइप की लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है। सबसे पहली लिस्ट है जिसको हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है जिसको आप कहते हो स्टेट लिस्ट, हिंदी में राज्य सूची, और तीसरी लिस्ट है जिसको हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, हिंदी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, राइट। अब देखिए, यूनियन लिस्ट में हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 97 सब्जेक्ट्स थे, और यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें लॉ मेकिंग कौन करती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। संघ सूची में 97 विषय बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे मूल संविधान में थे। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जब हमारा संविधान बना था, ठीक, तो उसमें 97 विषय थे, और इन सारे विषयों पर कानून निर्माण की क्षमता किसके पास थी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के पास। यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स की कुछ एग्जांपल देखें, जैसे डिफेंस, दूसरा फॉरेन अफेयर्स, तीसरा एटॉमिक एनर्जी, चौथा बैंकिंग, करेंसी, और इसके अलावा कुछ और भी है, बहुत सारे, ठीक। जैसे हमने करेंसी की बात की, तो करेंसी पे लॉ मेकिंग कौन करेगी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि यूनियन लिस्ट का विषय है। तो नोट 500 के होंगे, 2000 के होंगे, या कितनी भी डिनोमिनेशन के होंगे, कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि करेंसी जो है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, और यूनियन लिस्ट पे लॉ मेकिंग कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। देन अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें, तो स्टेट लिस्ट में बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा जो ओरिजिनल संविधान था उसमें 66 सब्जेक्ट्स थे। जैसे एग्जांपल की बात करें, कुछ पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड, कॉमर्स, लोकल गवर्नमेंट, पुलिस, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, स्थानीय सरकार, और भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं। तो इन सब से रिलेटेड मैटर्स में कानून कौन बनाएगी, स्टेट की गवर्नमेंट बनाएगी। तो स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर लॉ मेकिंग कौन करती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी थे जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पार्टिसिपेशन का होना जरूरी था लॉ मेकिंग के समय। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को कहा जाता है कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स, और इनकी लिस्ट को कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में अगर हम पॉइंट देखें, तो कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स हैं जिस पर लॉ मेकिंग कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर करती है। ये जो समवर्ती सूची है, इस पे कानून निर्माण केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलके करती है, राइट। अगर हम एग्जांपल की बात करें, मैरिज यानी कि विवाह, डाइवोर्स यानी कि तलाक, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि आर्थिक नियोजन। फॉर एग्जांपल हम मैरिज को उठाएं, तो मैरिज की एज क्या होगी, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर कानून बनाते समय, लॉ मेकिंग करते समय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच अगर डिस्प्यूट हुआ, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, भाई कानून बनाते समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी नतीजे पर नहीं आ पा रहे, किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे, मतभेद की, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो बात कह रही है उसी बात को माना जाएगा। अगर कॉन्करेंट लिस्ट में कानून बनाते समय
डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट के सॉल्यूशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो बात कह रही है उसी को माना जाएगा, राइट। अब एक और चीज हमें समझनी है, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो ना तो यूनियन लिस्ट का पार्ट है, ना तो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ना तो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, उसका क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, ऐसे सब्जेक्ट को कहा जाता है रेसिडुअल सब्जेक्ट, और रेसिडुअल सब्जेक्ट की जो लिस्ट है उसको हम कहते हैं रेसिडुअल लिस्ट, यानी कि अवशिष्ट सूची। तो रेसिडुअल लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पे लॉ मेकिंग कौन करती है? उस पे लॉ मेकिंग करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार कि वो शक्ति जिसके थ्रू रेसिडुअल लिस्ट पे लॉ मेकिंग करती है, उस पावर को, शक्ति को हम क्या कहते हैं? रेसिडुअल पावर, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां। फिर से समझते हैं, केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिडुअल लिस्ट पे लॉ मेकिंग करती है, यानी कि अवशिष्ट सूचियों पर कानून बनाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो पावर जिसके थ्रू वो रेसिडुअल लिस्ट के मैटर्स पे लॉ मेकिंग करती है, उसी पावर को हम क्या कहते हैं? रेसिडुअल पावर, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां। वो शक्ति केंद्र सरकार की जिसके द्वारा वो अवशिष्ट सूचियों के विषय पर कानून बनाती है।